Hello everyone. So this is the second part of our chapter Matter Around Us. In our previous part what we have discussed? We have discussed about the meaning of matter, its characteristics and what are the different states of matter. आज हम पढ़ेंगे उन्हीं स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वो स्टेट्स आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, अलग अलग मैटर्स की, और उनके कंपैरिजन देख रहे हैं. तो वन बाय वन हम इन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ योर शेप. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. सॉलिड का कैसा शेप है? डेफिनेट, एक फिक्स शेप होता है. लेकिन लिक्विड का वो फिक्स शेप नहीं होता. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे केप्ट. सिमिलरली गैसेस का भी क्या है? दे डोंट हैव डेफिनेट शेप. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सॉलिड हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रेगुलर मैनर्स में आपस में ऐसे अरेंज्ड होते हैं. लेकिन जब हम लिक्विड में देखते हैं तो वही पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर मैनर में. और व्हेन इट कम्स टू गैसेस सो दे आर रैंडमली अरेंज्ड एंड वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका वॉल्यूम. So solid have definite volume, liquid also have definite volume, but gas don't have definite volume. ठीक है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के बीच में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे गैसेस के वो आपस में होल्ड नहीं होते, जुड़े नहीं होते, वो बिल्कुल ही स्प्रेड आउट होते हैं. सो दैट्स वाई दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. देन कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? किसी चीज़ को मैं कितना कंप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है. तो सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड. अब देखो, इसके लिए मैं अगर आपको बोलती हूँ कि 3 सिरिंजेस लिए हमने, ठीक है, एक सिरिंज को मैंने चॉक पाउडर से फिल कर दिया, एक को वाटर से और एक को मैंने एयर उसमें फिल है. अगर मैं बोलती हूँ आपको पुश करने के लिए सिरिंज को, किस सिरिंज को हम इजीली पुश कर पाएंगे? हम जिसमें एयर फिल है उसको कर पाएंगे ना, ठीक है. और उसके बाद मैं जिसमें वाटर फिल है उसको कर पाऊंगी. देन सबसे डिफिकल्ट मुझे करना होगा तो वो चॉक वाला होगा. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चॉक वाले में ज़्यादा है, ठीक है. इसलिए सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड को हम हार्डली कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को हम बहुत ही ईजिली, दे आर हाईली कंप्रेसिबल. देन कम्स टू डिफ्यूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का क्या मतलब था? डिफ्यूजन का मतलब था आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है. आपस में जो वो मिक्स होते हैं उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. इसी की वजह से क्या है, हमें खुशबू आती है ना, खाने की खुशबू आती है. अब देखो, जो सॉलिड होते हैं वो बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं कर पाते. Liquid, they diffuse slowly, but gaseous, they diffuse rapidly because their particles are spread out and they move very quickly. बहुत तेज मूव करते हैं वो all डायरेक्शन में. The movement of particles. अब सॉलिड क्या है? वो रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, उनका बीच में कोई स्पेस नहीं होता, क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो क्या है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स स्लोली स्लाइड करते हैं बिकॉज दे हैव सम स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स. और जो गैसियस पार्टिकल्स है वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ हर डायरेक्शन में मूव करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देन कम्स टू दी पार्टिकल्स अरेंजमेंट. पार्टिकल अरेंजमेंट अभी हमने देखा था ना कि सॉलिड में कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं एक रेगुलर मैनर में, लिक्विड में वो लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से बिकॉज दे हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एब्सेंस होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से हमारे गैसेस में, इसलिए वो फार अपार्ट होते हैं विद नो रेगुलर अरेंजमेंट. देन कम्स टू योर चेंज ऑफ स्टेट, कि आपके जो ये स्टेट हैं, जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है. कैसे हो सकता है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, जब हम इस डायग्राम में देखते हैं तो आपको दिख रहा है ना कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग. और लिक्विड वापस से किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में. किस प्रोसेस के थ्रू? फ्रीजिंग के थ्रू. और लिक्विड गैस में किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? इवेपोरेशन से. और गैस लिक्विड में किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? कंडेंसेशन से. इन्हीं प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. देन फर्स्ट है आपका मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू
liquid. When solid state changes into liquid, then this process is known as melting. उस process को हम क्या कहते हैं? melting कहते हैं. ओके अब वो टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में चेंज होने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं. ओके अब यहाँ पे हमें एक टर्म दिखाई देता है. क्या है वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का क्या मतलब है? लेटेंट हीट का मतलब क्या है? हिडन हीट, यानी हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि वो छुपी हुई एनर्जी जो किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ वो क्या हो गया आपका? वो आपका वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए किसको चेंज करने के लिए? 1 यूनिट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, अब देखो, अब आपका अगर मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा सॉलिड है एक तरीके से, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऐसे रेगुलर मैनर में अरेंज है. मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया? हीट प्रोवाइड किया, हीट एनर्जी. तो वो हीट एनर्जी सारी मेरी किस में चली गई? वो इसको ब्रेक डाउन करने में, इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, उसको ओवरकम करने में चली गई, है ना. और आपका क्या हुआ? जो आपके जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई हमारे इस सॉलिड पार्टिकल के पास कि वो ओवरकम कर पाए अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और वो किस में चेंज हो जाए? स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना. तो वो जो एनर्जी मेरी लग रही है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, वो कौन सी एनर्जी है मेरी? वो आपकी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. ओके अब मान लो आप कि आपका जो आइस है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी. हमारा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसका वैल्यू, उसका यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी. ओके अब देखो, जो आइस है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 3.35 इंटू 10 की पावर 5. ठीक है, जूल पर केजी. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि मैं 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज कर सकूं. ठीक है, तो आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए जब हम अपने हाथ पे आइस को रखते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है ना. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, मेल्ट होने के लिए हमारे हैंड में जितनी भी हीट एनर्जी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो सके? ये आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो सके. इसलिए जब आप बर्फ़ को छूते हो 0 डिग्री पे और वाटर को छूते हो तो कौन ज़्यादा ठंडा होता है? तो आपका आइस ज़्यादा ठंडा होता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर हैंड. ठीक है, देन वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग? जब मेल्टिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो भी हीट मैं सप्लाई कर रही हूँ वो किस में चला जा रहा है? वो सारा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको ब्रेक डाउन करने में जा रहा है, उसको ओवरकम करने में जा रहा है. इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा. जो काइनेटिक एनर्जी है वो अभी भी अनचेंज्ड है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है. ओके जैसे ही इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये सारे चेंज हो गए एक बार, ठीक है, आपके ये सारे जितने भी आइस है वो लिक्विड में चेंज हो गया, देन आपका क्या होगा? मेल्टिंग जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद जो हीट सप्लाई होगी वो क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी और टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगेगा. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इसलिए राइज नहीं करता क्योंकि वो सारी एनर्जी आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली जाती है. देन कम्स टू चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं. फ्रीजिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट. ओके अब वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ओके
इसमें क्या होता है हमारा, जैसे ही आप क्या होगा, हम ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो पार्टिकल्स आपके दूर दूर है वो आपस में पास आ जाएंगे। ठीक है, पास आ जाएंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। नाउ कम्स टू द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस विच इज वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, व्हेन लिक्विड गेट्स हीट एंड इट टर्न्स इनटू गैस। जब लिक्विड को हीट मिलती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, गैस में। और ये कब होता है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ओके, और ये हमारे पूरे एंटायर लिक्विड में होता है ये चीज़। जैसे बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या है आपका, बॉइलिंग के टाइम पे क्या होता है, अब यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ना, इस लिक्विड को मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको अब क्या है, जैसे हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो जो पार्टिकल्स है मेरे लिक्विड के वो क्या होंगे, रैंडमली मूव करने लग जाएंगे ऐसे दूर दूर। ओके, एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, ऐसा स्टेज रीच होगा जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको ब्रेक कर देंगे उस, ठीक है, फोर्स को, और वो किस में चेंज होने लग जाएंगे, गैसियस स्टेट में चेंज होने लग जाएंगे। और वो जो चेंज होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग आपका क्या है, बल्क फिनोमेना है, यानी ये मेरे पूरे लिक्विड में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, इट्स अकरिंग इन होल लिक्विड। ओके, एंड इट्स रिक्वायर कंटिन्यूस हीटिंग, कि अगर कंटिन्यूस हीटिंग प्रोवाइड नहीं करूंगी तो मेरा बॉइलिंग भी अच्छे से नहीं होगा। देन कम्स टू द पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, सेम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। अब ये किस में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए वेपोराइजेशन, और सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए फ्यूजन वाला था। ओके, अब आपका जो वेपोराइजेशन है उसमें भी सेम होगा, आपका उसका भी सेम यूनिट है, जूल पर केजी। तो अगर मान लो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 22.6 है इंटू 10⁵ जूल पर केजी, तो इसका मतलब क्या है, 1 kg ऑफ वाटर को अगर मुझे स्टीम में चेंज करना है तो इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। देन आपका क्या है, वाई डज स्टीम एट 100 डिग्री कॉज मोर सीवियर बर्न देन वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा हीट कंटेंट है, किसके फॉर्म में, हिडन हीट यानी लेटेंट हीट के फॉर्म में, इसलिए वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करता है। क्योंकि जब मैं हीट कर रही हूँ तो वाटर में तो सारी मेरी वो एनर्जी किस में चली गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, अब वो किस में चेंज हो गया, वेपर में। अब वो सारी किसके पास आ गई, हीट वेपर के पास, इसलिए वो ज़्यादा जो स्टीम होता है वो ज़्यादा हमारा बर्न कॉज करता है। कोई भी प्योर सब्सटेंस उसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे वो मेल्ट या बॉइल होगा। किसी भी दो प्योर सब्सटेंस का सेम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। वाटर का जैसे हमारा 100 डिग्री है ना, किसी और सब्सटेंस का है नहीं है, तो हर प्योर सब्सटेंस का अपना फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपका यहाँ पे ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। देन हम नेक्स्ट क्लास में वेपोराइजेशन के बारे, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल नाउ ये वीडियोस देखना, अच्छे से समझना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।